मेरी मामी मामा के रूम में नहीं सोती थी। अगर कभी वो मामा के रूम में सोती भी थी तो वो अगली सुबह रोते हुए बाहर आती। मामी एक दिन सोई थी कि मैं उनका दुपट्टा लेकर मामा के रूम में गई, तो फिर जो मामा ने मेरे साथ मामी समझकर किया उसे देखकर तो मेरा भी होश उड़ गया था। सुबह मेरी आंखें खुली जब मैंने मामी को रोते हुए देखा। वो मेरे बेड के पास ही बैठकर बहुत रो रही थी। बचपन से ही मैंने अपने माँ पापा को नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे जन्म के 2 साल बाद ही वो दोनों किसी कार एक्सीडेंट में मर गए थे। इसीलिए मामी को ऐसे रोते हुए देखकर मेरा दिल बैठ जाया करता था, पर मैं चाह कर भी अपनी मामी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। हर सुबह मामी का रोते रोते बुरा हाल होता था। अब मुझसे रहा नहीं गया और एक दिन मैंने अपनी मामी से पूछ ही लिया कि मामी, आप मामा के कमरे से रोज सुबह इतना रोते हुए क्यों आती हैं? इस पर मामी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उन्होंने डांट दिया। लेकिन मामी जब भी मामा के कमरे से बाहर निकलती थी, जब उनका चेहरा बहुत अजीब और मायूस भरा होता था, उनकी रोते हुए आंखें और बिखरे हुए बाल एक अजीब सी दास्तां बता रही थी। ये सब कुछ 1 साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, मेरे लिए सब कुछ सह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे अंदर एक तूफान सा उमड़ पड़ा था कि मेरे मामा आखिर मामी के साथ ऐसा भी क्या करते हैं कि वो हर सुबह रोते हुए बाहर आती हैं। इस सवाल ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं अब 16 साल की हो गई थी और अब सब कुछ समझने भी लगी थी। मामी का रोता हुआ एक मायूस सा चेहरा, उसमें उनकी मजबूरियां साफ साफ झलक रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब मामी रूम से बाहर निकलती तो रोते हुए निकलती, और जब मामा काम से बाहर निकलते तो उनके चेहरे पर सुकून वाला मुस्कान होता था और वो खुश होकर कोई ना कोई गाना गुनगुनाती रहती थी, जैसे कि वो बहुत खुश हो। और मामी को देखकर ऐसा लगता था कि मामी मामा के रूम के बाहर जाने के बाद फिर से उनके पास जाने से डरती हूँ। वो सुबह का नाश्ता और चाय भी उनको मेरे हाथों से उनके कमरे में ही भिजवा देती थी और खुद किचन में खड़ी होकर उनके ऑफिस जाने का इंतजार करती और रोती रहती, या फिर बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेती थी। मामी की ऐसी हालात देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता। मैं इंटर में पढ़ती थी और सुबह मामा को नाश्ता चाय देकर मैं भी अपने स्कूल चली जाया करती थी, पर सारा टाइम मेरे दिमाग में बस मामी का ही सवाल रहता था। लेकिन मैंने अपने मामा को किसी सुबह इतना परेशान या उदास नहीं देखा था। वो बहुत खुश रहते थे और खुशी से नाश्ता चाय पीकर जॉब पर चले जाते थे, जबकि मेरी मामी को देखने पर यही लगता था कि उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अक्सर जब मामी सुबह में नाश्ता बनाती थी तब मैंने उनके शरीर को डर से कांपते हुए भी देखा था। मेरा मन तो चाह रहा था कि मैं जाकर उसी वक्त पूछ लूं कि मामी, आप इतना किस बात से परेशान हैं, पर मामा का नाम सुनते ही मामी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आता था। मामी हर रात मामा के रूम में सोने नहीं जाती थी, वो अक्सर मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी मामा उनको जबरदस्ती अपने साथ कमरे में सोने के लिए ले जाया करते थे। मामी मना करती रहती थी, पर मामा उनकी एक ना सुनते थे। मामा की आवाज में प्यार की इस कदर मिठास होती थी कि सुनने वाला अपना दिल हार बैठे। पर मैं ये बात अच्छी तरह से समझ रही थी कि यकीनन मामा मामी को अपने रूम में ले जाकर उनके साथ जरूर कुछ बुरा करते होंगे। एक लड़की को किसी दूसरी लड़की को ऐसे रोता तड़पता देख पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा हाल भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। ना ही तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर के कामों में। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अब कैसे भी करके मामी को मामा के रूम में ही ना जाने दूं, पर मैं मामा को तो नहीं रोक सकती थी। मामा तो मेरे सामने मामी से बहुत प्यार से बात करते थे। घर की ऐसी हालात ने मुझे ऐसी चिंता में डाल रखा था कि मैं इस बार के एग्जाम में बुरी तरह फेल हो चुकी थी। लेकिन मैंने मामा मामी को अपने रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मेरी सहेली बहुत हैरान थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और हर बार फर्स्ट आया करती थी। वो मुझसे बार बार एक ही सवाल करती कि तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा रहता है। तो मैंने उसे मामा और मामी की सारी बातें बता दिया। सोनल ने कहा कि कहीं तुम्हारे मामा अंग्रेजी फिल्म तो नहीं देखते? सोनल ने एकदम अचानक से पूछा। मैं हैरान हो गई थी कि इसके पीछे भला फिल्म का क्या मकसद हो सकता है। वो मुझे अजीब से देख रही थी, पर मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो उसने भी बात को तुरंत बदल दिए। जब मैं स्कूल से घर वापस आई
तो मामी के चचेरे भाई दिनेश अंकल घर पर आए हुए थे। वो अक्सर दोपहर के टाइम पर हमारे घर पर आया करते थे। मामी और उनमें बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। मामी बताती थी कि वो बचपन में एक साथ खेला करते थे। फिर एक दिन दिनेश अंकल कनाडा चले गए और मामी की भी इधर मामा के साथ शादी हो गई थी। मामी की शादी हुए लगभग 15 साल हो गया था और 1 साल पहले शायद सब कुछ ठीक ठाक ही था, या फिर मैं छोटी थी तो मैं कुछ समझ नहीं पाती होंगी। पर पिछले 1 साल से मुझे मामी का दर्द अच्छी तरह से समझ आने लगी थी। मैं समझ गई थी कि मेरे मामा एक अच्छे आदमी नहीं हैं और वही मेरी मामी की परेशानी की वजह है, और इसी कारण से मेरे दिल में अपने ही मामा के लिए एक नफरत सी पैदा हो गई थी। दिनेश अंकल से हमारी मामी की बहुत अच्छी और गहरी दोस्ती थी। वो 1 साल पहले ही कनाडा से इंडिया वापस आए थे और मामी से मिलने के लिए आए दिन आया करते थे, पर मामी को उनका आना पसंद नहीं था। दिनेश अंकल के जाने के बाद मामी मुझसे बोला करती थी कि अगर कभी आपके मामा को ये बात पता चला कि दिनेश अंकल मिलने आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपनी मामी को समझाती कि मामा को कैसे पता चलेगा, वो तो रोज सुबह ही जॉब पर चले जाते थे और रात को ही वापस घर पर आते थे। मुझे तो दिनेश अंकल बहुत पसंद थे। वो हर रोज हमारे घर पर आया करते थे और मामी को भी हंसा कर जाया करते थे। मेरे लिए भी खाने पीने के लिए बहुत से सामान लाया करते थे। मामा की सैलरी इतनी कम थी कि महीने का गुजारा भी मुश्किल से ही हो पाता था। रात को मामी ने अपना और मेरा बिस्तर लगाई और मेरे पास आकर सो गई। तभी थोड़ी देर मामा मेरे कमरे में आ गए और मामी को अपने साथ चलने के लिए कहा। मामी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मैं चुपचाप सोने का नाटक करने लगी। आज मैं देखना चाहती थी कि मामा मामी से क्या बोलते हैं। वो मामी से कह रहे थे कि चलो प्रिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। मामा की आवाज़ मैंने अपने कानों से सुना, जिसमें प्यार भरा मिठास था। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। मामी ने एक बार फिर से मना कर दिया। तुम्हें सोचना चाहिए जरा, अब आपकी भांजी बड़ी हो गई है। वो कभी मुझसे 100 सवाल पूछने लगी तो, पर आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मामी ने धीरे से मामा से कहा। लेकिन मामा ने मामी का हाथ पकड़कर और मामी को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चले गए। मुझे अजीब सी डर लग रहा था, ना जाने मामा मामी के साथ क्या करते होंगे। 3 घंटे बीत गए पर मामी अभी तक वापस नहीं आई थी। मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई। थोड़ी देर में मामी मेरे पीछे आई। मैंने मामी को देखा तो उनके बाल बिखरे थे, जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी। मामी ने मुझे देखते हुए कहा, मैं इतनी रात में क्यों जग रही हूँ। मैंने झूठ बोला कि मामी अभी मेरी नींद टूटी है, मैं तो पानी पीने किचन में आई थी। मामी मेरे साथ कमरे में सोने आ गई। मामी रात भर रोती रही। मन तो कर रहा था कि मामी को चुप कराकर जितने भी सवाल मेरे मन में हैं वो सब मैं मामी से पूछ लूं, पर मैं चुप रही। मामा तो रोज सुबह जॉब के लिए इतने खुश होकर जाते थे जैसे कहीं के नवाब जादे हों। मामा की तनख्वाह कम थी पर मामा हमेशा खुश थे। काम पर तो ऐसे तैयार होकर जाते थे जैसे कहीं के नवाब हों। मैंने एक नज़र मामी पर डाली तो वो फटे पुराने कपड़े में ही रहती थी। स्कूल से जब मैं घर आ रही थी तो मुझे दिनेश अंकल रास्ते में ही मिल गए। उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया और मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके कार में बैठ गई। दिनेश अंकल मुझे घूरे जा रहे थे। वो बहुत गौर से मुझे देख रहे थे। वो कहने लगे कि तुम इतना परेशान क्यों हो, मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकूं। मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने दिनेश अंकल को सब कुछ बता दिया। मेरी ऐसी बातें सुनकर दिनेश अंकल ने कहा कि तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारे मामा एक अच्छा इंसान नहीं है। मैंने कहा हाँ, मैंने मामी को हर रोज रोता हुआ देखा है। इस पर दिनेश अंकल ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी मामी को अपने मामा से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। आखिर कब तक तुम दोनों उनका अत्याचार सहती रहोगी। दिनेश अंकल ने मेरी और मेरी मामी की फिक्र जताते हुए कहा, पर मैं अपने मामा को कभी सपने में भी छोड़ने का नहीं सोची थी। मामा ने मुझसे कभी गुस्से में बात ही नहीं की थी। वो मेरी हर ज़रूरत पूरा करते थे, फिर मैं उनको कैसे गलत ठहरा सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मामा मामी के साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो रोती रहती थी। दिनेश अंकल की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गई थी। मेरे बहुत सोचने पर भी मामा की कोई भी ऐसी बातें नहीं मिली जिसे मैं मामा को गलत साबित कर पाऊँ, सिवाय इसके
कि मामी का वो रोता हुआ चेहरा, जिससे मामा गलत आदमी साबित हो रहे थे। दिनेश अंकल और हम जब घर पर आए तो हम दोनों को देखकर मामी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने हम दोनों के लिए तुरंत खाना परोसा। मैं खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई, क्योंकि मैं बहुत थकी थी। दिनेश अंकल मामी के साथ ही बैठे रहे। मुझे अपने कमरे में नींद नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में अंकल की ही बातें घूम रहा था। मामी के मामा के रूम में गए 2 दिन गुजर गया था और वो रात में मेरे साथ ही सोया करती थी। जब वो मेरे साथ सोया करती थी तब वो अच्छे से और महफूज होकर सोती थी। मामा का तो हर बार का वही रवैया था। और तो और वो जब भी मामी को अपने साथ कमरे में ले जाते, उस दिन तो वो रोज से कहीं ज़्यादा खुश होते थे। 3 दिन बाद मामा मामी को एक बार फिर से अपने साथ कमरे में ले गए। इधर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। जब मामी सुबह कमरे से बाहर आई तो उनसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते चल रही थी। मैंने मामी से पूछा, मामी क्या बात है, आपके पैरों में कुछ हुआ है क्या? तो वो कहने लगी, तुम छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और मन लगाकर खूब पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया तो तुम्हारे मामा मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। और वो किचन में मामा के लिए नाश्ता और चाय बनाने चली गई। मामी ने मुझे नाश्ता और चाय मामा को देने के लिए कहा तो मैं मामा को नाश्ता और चाय देने कमरे में गई तो मामा मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे। मामा बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। मैं हैरान थी कि मामा किसी भी तरह से इतने सख्त जालिम नहीं दिखते थे, पर मामी के हालात तो उनके जुल्म और दर्द बयां कर रही थी। मैंने मामा को कहा, मामा मुझे मामी के बिना नींद नहीं आती है और आप रात में मामी को अपने कमरे में नहीं बुलाया करिए। मेरी बातें सुनकर मामा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो तुम्हारी मामी को कभी कभी बुलाता हूँ, मेरा भी तो तुम्हारी मामी पर हक है और जैसे आप मामी से प्यार करते हो वैसे मैं भी करता हूँ। मामा की बातें सुनकर तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, पर मैं मामा से कुछ नहीं बोल सकती थी और मैं चुपचाप अपने स्कूल चली गई। स्कूल में सर समझा रहे थे कि कभी भी सच को पूरा जाने और देखे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आधा अधूरा फैसला हमेशा खतरनाक और दुखी भरा होता है, जो इंसान को बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। सर की बातें सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मामा और मामी की पहले पूरा सच जानकर ही रहूंगी और फिर मैं अपनी मामी को मामा से आज़ादी दिलवा दूंगी। दिनेश अंकल ने मुझे कहा था कि वो कभी भी मेरी मदद करेंगे, चाहे कैसी भी हालात हो। मेरी मामी लगभग मेरी ही जैसी दिखाई देती थी। मैं 16 साल की थी, पर मेरी लंबाई चौड़ाई मेरी मामी की इतनी ही थी। रात को मैंने मामी को नींद की गोली देकर सुला दिया और मामी का दुपट्टा लेकर मामी के कमरे में गई तो मामा के कमरे में 0 वाट का लाइट जल रहा था। हल्की सी रोशनी के कारण मामा ने मुझे मामी समझकर कहने लगे, मैं बहुत खुश हूँ कि सोनल आज अपने आप से ही मेरे कमरे में आई। मामा बहुत खुश लग रहे थे और वो मेरे करीब आकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। मामा के पास बैठकर मेरा तो शरीर कांपने लगा। मैं नहीं जानती थी कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं आज सच जानना चाहती थी, किसी कीमत पर। मामा बहुत प्यार से कह रहे थे कि हमारी भांजी अब बड़ी हो रही है। ये बोलकर तुम मुझसे इस कदर दूर होने लगी कि मुझे खुद ही इतना जबरदस्ती करके मुझे तुम्हें अपने कमरे में लाना पड़ता था। पर मेरा भी तो तुम पर हक है ना। मैं जानता हूँ कि हमारी भांजी बड़ी हो रही है, पर वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे कुछ समझ ही ना हो। तुम सारा दिन काम करते करते बहुत थक जाती होगी। चलो अब अच्छे से सुकून से मेरे साथ सो जाओ। मैं तो तुम्हें अपने पास देखकर ही खुश हो जाता हूँ। वो कह रहे थे कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मैंने जमा कर लिया है, जिससे वो मेरी शादी करवा देंगे। उसके बाद मामा ने जो कुछ भी कहा उसे तो मेरा होश ही उड़ गया था। वो बोल रहे थे कि मुझे पता चल गया है कि दिनेश ने एक बार फिर से अपने घर का रास्ता देख लिया है। पर सोनल, मैं तुम्हें बता दूं कि वो आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है और उसकी नीयत तो तुम अच्छे से जानती ही हो। वो पहले ही तुम्हें बर्बाद करने की बहुत कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर पर जवान भांजी भी है। इसीलिए अब तुम संभल कर रहना। मामा को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं मामी नहीं बल्कि उनकी भांजी हूँ। मामा बहुत धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद मामा गहरी नींद में सो गए। थोड़ी देर मैं मामा के पास सोई रही, पर मामा तो सो गए थे तो मैं भी चुपचाप से उठकर उनके रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई थी।
मामा ने ऐसा कुछ भी हरकत नहीं किया था कि मुझे तकलीफ होता और मेरे कुछ समझ में आता, पर दिनेश अंकल और मामी को लेकर मेरे मन में एक बार फिर से नया सवाल उठ गया था। अगले दिन सुबह जब मामा नाश्ते के लिए उठे तो वो पहले जैसे थे, जैसे वो मामी के साथ रात बिताने के बाद खुश हुआ करते थे। मैं भी अपने स्कूल चली गई थी, पर जब वापस घर पर आई तो ठीक घर के सामने ही दिनेश अंकल की कार लगी हुई थी। मैं हमेशा बेल बजाकर घर पर आया करती थी, पर इस बार मैं धीरे धीरे अपने पैरों को दबाकर घर में आ गई। मामी और दिनेश अंकल दोनों एक साथ थे और वो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें मेरे घर पर आने का कोई खबर नहीं था, और जो कुछ भी मैंने सुना उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो सच जिसे जानने के लिए मैं इतना परेशान और बेचैन रहती थी, वो सच इतना खतरनाक है। मामी दिनेश अंकल से कह रही थी कि मैंने अपनी भांजी के दिल में उसके मामा के प्रति नफरत पैदा कर दिया है, और अब वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है जब वो खुद ही अपने मामा से मेरा आज़ादी दिलवाएगी। वो ज़बरदस्ती मुझे अपनी पत्नी बना कर रखा है, पर मैं अब इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। वो मुझे हर रात को अपने कमरे में ले जाता है और बातें करते करते ही सो जाया करता था, पर मैं जैसे ही उसके कमरे से बाहर आती थी तो अपना चेहरा और बाल बिखेर लेती थी। मैंने अपनी भांजी के मन में ये वहम पैदा कर दिया है कि वो मुझ पर जुल्म करता है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उसके मामा से अपनी आज़ादी की बातें करूँ तो मेरी भांजी मेरे साथ खड़ी हो और मुझे अपनी भांजी को छोड़कर ना जाना पड़े, क्योंकि वो तो मेरे पर किए गए जुल्म सबको बता ही देगी और मैं भांजी को लेकर तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। दिनेश अंकल मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ, मैंने तुम्हारी भांजी को कह दिया है, उसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मदद की तो वो मुझे बेझिझक बोले, मैं चला आऊँगा। और फिर मामी दिनेश अंकल से कहने लगी कि देखो, तुम मुझे पिछली बार की तरह मुझे धोखा देकर ना चले जाना। उस टाइम तो मेरे पति ने मेरी गलती को माफ़ करके मुझे अपना स्वीकार कर लिया था। दिनेश अंकल ने ये बातें सुनकर कहने लगी, उस वक्त मेरे पास मजबूरियाँ थीं, मेरे पास पैसों की बहुत कमी थी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मुझे तुम्हारा हाथ छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, और अब मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनाऊंगा और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, और हम तुम्हारी भांजी को बहुत अच्छे दाम में कनाडा में बेच देंगे। बस तुम्हारी भांजी को किसी कीमत पर कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। एक वही है जो तुम्हें अपने मामा से आज़ादी दिलवा कर हमें मिलवा सकती है। मामी ने दिनेश अंकल को विश्वास दिलाते हुए कहा कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, और वो दोनों हंसने लगे। ये बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरी मामी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे मामा को भी पूरी तरह से धोखा दे रही थी, और वो मेरे मामा के घर पर ही दिनेश अंकल से मिलती रहीं और उनके साथ एक नए रिश्ते का शुरुआत करने की जुगाड़ बना रही थी। मैं अब पूरा सच बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए मैं अच्छे से अंदर आ गई। मुझे अंदर आते देख दिनेश अंकल और मामी हक्के बक्के रह गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए दिनेश अंकल ने कहा कि अरे बेटा, तुम कब आई? ये लो चॉकलेट। उन्होंने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाते हुए कहा। मैंने चॉकलेट नहीं लिया और मामी को गुस्से में कहा कि आखिर आपको मेरे मामा के साथ क्या दिक्कत है। मामी समझ गई थी कि उनके सारे झूठ सामने पकड़े जा चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने भी सारा सच मेरे सामने उगल दिया। मामी शादी से पहले दिनेश अंकल से बेपनाह प्यार करती थी, पर दिनेश अंकल ने उनसे शादी ना करके कनाडा जाकर जॉब करने लगी और मामी का प्यार छोड़कर वो अपने करियर बनाने निकल गए थे। बचपन का प्यार और पहला प्यार भूल जाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए मामी के दिल में दिनेश अंकल आज भी बसे हुए थे। मामी के घर वालों ने मामी के लिए मेरे मामा को पसंद कर लिया था। मामी जवान और बहुत ही खूबसूरत थी, जबकि मेरे मामा उम्र में 7 साल बड़े और सांवले थे, और दिनेश अंकल गोरे और हैंडसम थे। मामी के लिए ये शादी का रिश्ता उनके घर वालों की मर्जी से हुआ था। मामी ने मामा से शादी तो जबरदस्ती कर ली थी, पर वो कभी भी अपने दिल से मामा को नहीं अपनाई थी। जबरदस्ती के इस रिश्ते में जैसे वो घुट घुट कर जी रही हों, पर उनके पास कोई रास्ता ना था। इसी वजह से वो रिश्ता को जैसे तैसे चला रही थी। अचानक मामी की शादी के 7 साल बाद दिनेश अंकल कनाडा से वापस इंडिया लौटे, तो उनके दिल में भी मामी को देखते ही बचपन का प्यार एक बार फिर से जाग उठा। मामी भी उनसे बहुत प्यार करती थी,
वो भी अपना दिल हार बैठी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात मामी की चाची को पता लग गया और उन्होंने सारे रिश्तेदारों में मामी की बुराई और उनकी इज्जत खराब करने लगी। मामा मामी को दिल से चाहते थे, इसीलिए वो मामी को बदनाम होने से बचा लिए। और जब मामा ने खुद ही मामी का साथ दिया तो वो सारे रिश्तेदार अपने आप ही चुप हो गए। मामी की चाची मामी को न डरा सकी, तब उन्होंने दिनेश अंकल पर गुस्सा किया और उन्हें वापस यहाँ से भेज दिया। अब प्यार भी एक जंग की तरह छिड़ गया था, जो एक बार फिर से दिनेश अंकल ने 1 साल पहले ही दोबारा शुरू कर दिया था। दिनेश अंकल अब हमेशा के लिए कनाडा छोड़कर इंडिया आ गए थे और एक बार फिर से मामी के पीछे पागल हो गए थे। मामी तो पहले से ही दिनेश अंकल को चाहती थी और वो मामा को आज तक से नहीं अपनाई थी और हमारी हालात भी कुछ ठीक नहीं था, जबकि दिनेश अंकल के पास गाड़ी पैसा था। अब तो मामी को मामा को छोड़ पाना और भी आसान हो गया था, लेकिन परेशानी बस इतना था कि मामा मुझे बहुत मानते थे और मामी मुझे अपने साथ कनाडा ले जाने की सोच रही थी। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर मेरे सामने मामा को गलत साबित किया। मैं पिछले 1 साल से यही सोचती रही, मामा तो कभी गुस्से से बात ही नहीं करते, तो भला वो बंद कमरे में मामी पर उनके साथ इतना जुल्म कैसे कर सकते थे। मैंने मामी को साफ साफ बोल दिया कि आपको अगर ये घर छोड़कर जाना है तो आप बिल्कुल यहाँ से जा सकती हैं, पर मैं अपने सीधे साधे और ईमानदार मामा को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। दिनेश अंकल जो मामी को पहले से ही 2 बार बुरी तरीके से छोड़ चुके थे, पता नहीं कैसे वो उन पर विश्वास किए हुए थी। दिनेश अंकल की नीयत साफ साफ झलक रही थी कि वो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मामी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। इसके बाद वो मामी का क्या करते कोई पता नहीं था। मामी ने मुझे समझा बुझाकर इस कदर मजबूर कर रखा था कि मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन मेरे लिए मामा को छोड़ पाना बहुत मुश्किल था। मेरे लिए मेरे मामा ही सब कुछ थे, मेरे माँ पापा जो मेरा हमेशा ख्याल रखते थे। अगर मैंने सारा सच्चाई अपने कानों से नहीं सुनी होती तो शायद मैं गलत फैसला ले लेती और अपनी जिंदगी तबाह कर बैठती। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे अपनी आंखों और कानों से सारी सच्चाई सुनवाई और दिखाई। पर मामी तो दिनेश अंकल के साथ जाने के लिए अभी भी तैयार थी, पर जब दिनेश अंकल ने देखा कि मैं उनके किसी भी तरह के बहकावे में नहीं फंसने वाली थी और नहीं मामी के समझाने पर उनके साथ नहीं जाऊंगी, तब वो एक बार फिर से मामी को धोखा देकर मामी को छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद मामी को पता चला कि दिनेश अंकल मामी को कनाडा ले जाकर उनको बेचने वाला था और मेरे साथ साथ मामी के भी अच्छे पैसे मिल रहे थे। और जब कस्टमर को पता लगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो उन्होंने मामी को भी खरीदने से इनकार कर दिया। दिनेश अंकल की नीयत तो पहले से ही खराब थी, वो मामी का प्यार का फायदा उठाकर उनको अच्छे से इस्तेमाल करने का सोच रहा था। और जब मामी को पता लगा कि प्यार के झूठे फरेब में वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, अगर मैं और मामी उनके साथ गए होते तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती, पर भगवान ने हम दोनों को बचा लिया था। रात को जब मामा जॉब से घर वापस आए तो मामी खुद मामा को खाना ले जाकर खिलाई और वो अपना बिस्तर मामा के कमरे में ही लगा ली। मामा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही न था। मामा तो मामी को दिल से प्यार करते थे और वो बहुत मानते थे, और उनका ये प्यार ही था जो मामी की गलतियां आज तक वो माफ करते आ रहे थे। इस बार मामी को सच में अपनी गलतियों का अच्छे से एहसास हो चुका था और उन्होंने इस बार मामा को दिल से अपना लिया था। अगले सुबह मामा और मामी दोनों हंसते मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आए। उन्हें देखकर मेरे दिल में राहत सा महसूस हुआ। कभी कभी जाने अनजाने में हम लोग गलत इंसान के चक्कर में आकर प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खा जाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचते। पर असली मोहब्बत और प्यार तो शादी के बाद ही शुरू होता है, जो एक दूसरे की इज्जत बनकर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।